दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज पर। और आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट इकोनॉमी एमसीक्यू की होने वाली है। इसके तहत आज हम 31 टू 40 क्वेश्चंस एनालिसिस करेंगे। अगर आपने हमारी लास्ट 3 क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर जाना और वहाँ पर अपना नॉलेज बूस्टअप के साथ साथ सेल्फ असेसमेंट भी करना। तो दोस्तों, लेट्स गो देख आज का फर्स्ट एमसीक्यू। दो कथनों में से हमें देखना है कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर एग्जाम में कई बार भूल हो जाती है, हम यहाँ पर सत्य और असत्य नहीं देखते और डायरेक्ट आंसर सही कर देते हैं। देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। किसी अर्थव्यवस्था में मांग जनित मुद्रास्फीति की स्थिति के दौरान अत्यधिक मुद्रा चलन में होती है। दोस्तों, मांग जनित मुद्रा स्फीति और उस दौरान मुद्रा का चलन अधिक होता है, ये बात एकदम सही है। क्योंकि लोगों के पास में मुद्रा ज्यादा होगी तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे, तो इससे सामान्य कीमत स्तर या महंगाई ज्यादा बढ़ेगी। तो ये एकदम स्टेटमेंट सही है। और वस्तुएं बाजार में बहुत कम होती है। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट एकदम सही है मांग जनित मुद्रास्फीति का। और अगर हम आगे एक्सप्लेन में इसके बारे में और देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, किसी भी अर्थव्यवस्था में लागत जन्य मुद्रास्फीति के दौरान उत्पादन लागत में बदलाव होने से। तो दोस्तों, कीवर्ड देखो आप, लागत जन्य मुद्रास्फीति और यहाँ पर उत्पादन लागत में बदलाव। तो दोस्तों, ये भी ठीक है। ये अगर उत्पादन में किसी भी तरह का बदलाव होता है तो उससे उत्पाद और वस्तुओं की आपूर्ति कम होती है, तो उसे हम कहते हैं लागत जन्य मुद्रास्फीति। इसके बारे में हम डीप में एनालिसिस आगे करते हैं, तो इसमें सी हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से इन दो कंपोनेंट की बदौलत ही चलती है। और ये दो है, एक तो है सप्लाई और एक डिमांड। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इन दो घटकों से ही संचालित होती है। आपूर्ति है, इसका प्रतिनिधित्व करता है उत्पादनकर्ता, और डिमांड है, इसका प्रतिनिधित्व करता है उपभोक्ता यानी हम। तो दोस्तों, उत्पादनकर्ता वह होता है जो किसी भी वस्तु का उत्पाद करता है, उसका उत्पादन करता है। और इससे जो मुद्रास्फीति जनरेट होती है वो होती है लागत मुद्रास्फीति। और मांग अगर उपभोक्ता करेगा और अगर वो ज्यादा मांग करता है तो उससे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। दोस्तों, देखते हैं लागत मुद्रास्फीति क्या है। लागत मुद्रास्फीति में आपूर्ति पक्ष कमजोर हो जाता है, वस्तु का उत्पादन कम होता है और वस्तु की मांग लगातार बनी रहती है। और वस्तुओं का उत्पादन कम होने के पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे कि मजदूरी की लागत में वृद्धि हो गई। अगर मजदूरी की लागत में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है वस्तु की कीमत भी ज्यादा होगी। और दूसरा, कच्चे माल की लागत में वृद्धि। अगर कच्चा माल किसी कंपनी के पास में ज्यादा अगर लागत में आ रहा है तो स्वाभाविक है वो आगे भी वस्तुओं की सप्लाई महंगी करेगा। तो दोस्तों, ये होती है लागत मुद्रा स्फीति। ध्यान रखना, ये सप्लाई पक्ष की ओर से जनरेट होती है। इसके बाद देखते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अर्थव्यवस्था में मांग की बढ़ोतरी कुल आपूर्ति से ज्यादा हो जाती है। यानी अर्थव्यवस्था में हमारे पास में कुल जो वस्तु है वो कम है और उसकी डिमांड यानी उपभोक्ता उसकी डिमांड ज्यादा कर रहा है, तो स्वाभाविक उसकी कीमत बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मात्रा तो कम रहती है और मुद्रा की मात्रा अधिक रहती है। दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें मुद्रा की जो मात्रा है वो लोगों के पास में अधिक हो जाती है और जिससे वो वस्तुओं की मांग अधिक करेंगे तो कीमतें स्वाभाविक है बढ़ जाएगी। दोस्तों, आप हमारे पुराने लेक्चर अगर नहीं देखे तो उसमें हमने इन्फ्लेशन को अच्छे से एनालिसिस किया है। उसमें हमने स्टैगफ्लेशन को भी किया है, डिसइन्फ्लेशन को भी किया है और डी इन्फ्लेशन को भी किया है। तो आप जाना और पीछे वो देख सकते हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमें नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक बताना कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। यह आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जारी करता है, तो ये फैक्ट है, ध्यान रखना। आवास और शहरी मंत्रालय वो इसको जारी करता है और इसके तहत 5 मानदंडों पर आकलन किया जाता है। सेवा, वित्त, योजना, तकनीक, प्रशासन। तो ये ध्यान रखना। ये एमसीक्यू ह्यूमन कैपिटल की अवधारणा से संबंधित है। इसमें हम देखना कि इस कथन को सही संदर्भित कौन करेगा। किसी भी देश की कुल जनसंख्या। दोस्तों, इसमें ह्यूमन तो है लेकिन इसमें कैपिटल नहीं है, तो ये गलत हो गया। हमें इन दोनों शब्दों पे गौर करना है। एक तरफ हमारे सामने ह्यूमन और दूसरी तरफ है कैपिटल। तो ये केवल और केवल ह्यूमन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, किसी भी देश की कुल जनसंख्या, तो गलत हो गया। किसी भी देश में मौजूद कार्यशील क्षेत्र में महिलाओं की संख्या। दोस्तों, ये ह्यूमन में भी एक कैटेगरी होती है जो विमेन की होती है, उसको केवल संदर्भित कर रहा है, तो ये गलत हो गया। ये हो गया विमेन कैपिटल, नॉट ह्यूमन कैपिटल। किसी भी देश में मौजूद बच्चों की जनसंख्या। दोस्तों, ये ह्यूमन में भी एक कैटेगरी बच्चे होते हैं उनको शो कर रहा है, कंप्लीट ह्यूमन को नहीं, तो वैसे गलत हो गया ये कीवर्ड ऐसे होते हैं जिससे आप एग्जाम में आंसर अपना एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हो। डी देखते हैं, किसी भी देश में उत्पादन गतिविधियों में कुशलतापूर्ण ढंग से नियोजित मानव संसाधन है। अब अगर आपको पता नहीं ह्यूमन कैपिटल क्या है तो आपको डी देखकर इन शब्दों पे गौर करके इसका आंसर देना चाहिए। और हम इसको आगे देखते हैं कि इसका और भी क्या फैक्टर है। ह्यूमन कैपिटल दोस्तों ये होता है कि मानव अगर कुशल तरीके से उत्पादन के कार्यों में लगा रहे,
जैसे वो कुशल कैसे हो सकता है कि वो अपना नॉलेज बूस्टअप कर ले, उसके बाद उसको एजुकेशन अच्छी मिल जाती है तो उसका नॉलेज अच्छा हो जाता है, फिर वो जॉब करने लग जाए, तो इससे ह्यूमन कैपिटल जनरेट होगी। अगर वह ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी स्किल डेवलप कर लेता है जिससे वो क्रिएटिव वर्क कर सकता है, तो इससे भी ह्यूमन कैपिटल होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इन दोनों ही कार्यों में हमें चाहिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हमें क्यों होती है? क्योंकि सभी मजदूर वो समान नहीं होते हैं, सभी मजदूरों में अलग तरह का कौशल होता है। हमें ये पहचान करनी होती है, ये प्रबंधन करना होता है कि कौन सा मजदूर किस कौशल के लिए योग्य है, और उसके लिए सबसे ज्यादा अधिक आवश्यकता होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट की। ये आप चाहो तो मेंस में भी इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह इनसाइडर ट्रेडिंग की सही व्याख्या का हमें देखना है कौन करता है। देखते हैं। पहला ऑप्शन, किसी कंपनी के द्वारा जारी नए शेयरों को क्रय करने का पहला अधिकार शेयर होल्डर को होता है। नहीं दोस्तों, ये नहीं है, ये इसे बोलते हैं हम राइट शेयर। राइट शेयर वो होते हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर है वही उसको खरीद सकते हैं, तो ये गलत हो गया, ध्यान रखना, ये राइट शेयर का स्टेटमेंट है। जब कोई कंपनी अपना नया शेयर जारी करती है और उसका सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन पूरा होकर बंद हो जाता है, दोस्तों ये बात भी गलत है, ये ब्लो आउट की बात कर रहा है। ये क्या है ब्लो आउट? राइट शेयर है, हम आगे एक्सप्लेन में देखते हैं। कंपनी की सूचनाएं रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा भारी मात्रा में शेयरों का क्रय विक्रय करके लाभ कमाना। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है। अब आप एक बार शब्द पे जाओ, इनसाइडर ट्रेडिंग। इन यानी अंदर के लोग जिसका व्यापार करते हो, तो कंपनी की सूचनाएं रखने वाले व्यक्ति, यानी उसमें कोई आपका मैनेजर हो गया या कंपनी में काम करने वाला कोई वर्कर हो गया जिसके पास में शेयरों की सूचनाएं है, तो वो उन सूचनाओं के माध्यम से भारी मात्रा में शेयरों का क्रय और विक्रय करके लाभ कमाता है, तो ये हो गया सी। डी देखते हैं, जब शेयर बाजार के निर्धारित ट्रेडिंग समय के बाद अलग से सौदे किए जाते हैं, दोस्तों ये भी गलत हो गया। तो अब हम देखते हैं कि है क्या। इनसाइडर ट्रेडिंग में दोस्तों ये एक इलीगल काम होता है, ध्यान रखना, सेबी के द्वारा इस पर समय समय गाइडलाइन जारी की जाती है कि ये ना करे, और उससे आपको सजा भी हो सकती है, तो एक अवैध कार्य है। और ये उन व्यक्तियों के द्वारा भारी मात्रा में शेयरों का क्रय विक्रय किया जाता है जिनके पास में वो सूचनाएं होती है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग की व्याख्या है। राइट शेयर, ये देखते हैं, यह किसी कंपनी के द्वारा जारी नए शेयरों को खरीदने का एक पहला अधिकार होता है। अगर आपके पास कंपनी के शेयर पहले से है और वो कंपनी को नए शेयर जारी करती है, तो आपको सबसे पहले अधिकार होगा कि आप उस शेयर को खरीदें, तो ये होता है राइट शेयर। अब देखते हैं ब्लो आउट। ब्लो आउट ये होता है कि सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन पूरा होकर बंद हो गया। आज कंपनी ने अपना नया शेयर जारी किया और एक ही दिन में इसका क्रय विक्रय हो गया, तो वो आउट। इसके बाद क्रैप ट्रेडिंग। क्रैप ट्रेडिंग दोस्तों वो है कि ये एक अवैध कार्य है। सबसे पहली बात, ये लीगल नहीं है। अब ये है क्या? अगर आपका ट्रेडिंग समय जैसे 10 से 5 का रहता है, 10 के 4 का रहता है, उसके बाद दलालों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, दलालों के द्वारा शेयर का खरीद और फरोख्त की जाती है, तो उसको बोलते हैं कर्व ट्रेडिंग, यानी वो समय से हटकर अन्य तरीके से शेयरों का आदान प्रदान करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। इसमें हमें सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कार्यक्रम और योजनाओं को सही सुमेलित करना है। तो सतत विकास लक्ष्य इस तरफ मेंशन है और सरकारी कार्यक्रम इस तरफ मेंशन है। देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, दोस्तों ठीक है, ये स्वच्छ भारत अभियान, क्योंकि जो छठा गोल है वो स्वच्छता के बारे में, सैनिटेशन के बारे में बात करता है, तो ये ठीक हो गया। तीसरा ये आयुष्मान भारत योजना, ये भी ठीक है दोस्तों। तीसरा गोल है वो हेल्थ के बारे में बात करता है। एक बात ध्यान रखना कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे भी रटने होंगे, क्योंकि उसका फायदा आपको मेंस में मिलेगा, इंटरव्यू मिलेगा और पीटी में तो मिलेगा मिलेगा। आप किसी भी आंसर में इसको कोट कर सकते हो, इसको निष्कर्ष के रूप में दे सकते हो, भूमिका के रूप में लिख सकते हो, तो इसको ध्यान रखना, रट लेना। नोवा गोल है तो वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है, ये भी ठीक है दोस्तों। नोवा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी हमारा ढांचा है उसके बारे में बात करता है। 13वां नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, दोस्तों ये भी ठीक है। 13वां क्लाइमेट चेंज की बात करता है, ये भी ठीक है, तो इसका होगा डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी। सभी के लिए स्वच्छता और पानी सतत प्रबंधन, ये ठीक है, छठा एकदम सही है। तीसरा, सभी आयु के लोगों को स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की बात करता है तीसरा। एक ध्यान रखना, पांचवा और है जो महिलाओं और पुरुषों में समानता की बात करता है, तो पांचवा ध्यान रखना समानता वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नौवा है लचीले बुनियादी ढांचे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नौवा करेगा। और 13वां जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का कौन सा है? 13वां, तो ये आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक तरीके से आकलन सर्वप्रथम किस भारतीय व्यक्तित्व के द्वारा किया गया था? हमें देखना कि वैज्ञानिक तरीके से आकलन राष्ट्रीय आय का किसने किया था। दोस्तों इसमें कंफ्यूजन है, दादा भाई नौरोजी भी हो सकता है और अन्य ये नीचे वाले दो भी हो सकते हैं, तो हमें इसका देखना है, क्योंकि अमर्त्य सेन ने ये ऐसा कुछ इन्होंने काम किया नहीं है। इन्होंने अन्य काम किए, वो हम देखेंगे आगे एक्सप्लेन में कि इन्होंने क्या किया है। तो इसमें कई बच्चे दादा भाई नौरोजी भी लगा सकते हैं क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था, लेकिन दोस्तों इसमें आंसर होगा सी, प्रोफेसर VKRV राव। अब ये क्यों है वो देखते हैं। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किया था केवल राष्ट्रीय आय का आकलन, ना कि वैज्ञानिक आकलन। आप इस शब्द को गौर करना कि वैज्ञानिक तरीके से जो शब्द है इस पे गौर करना है, वैज्ञानिक तरीके से आकलन
प्रोफेसर वी के राव के द्वारा 1931 में किया था। दादा भाई नौरोजी ने 1876 में किया था राष्ट्रीय आय का आकलन, वो अलग है। उन्होंने तो जो ब्रिटिश रूल में हमारे जो धन की निकासी हो रही थी उसके संदर्भ में वो एनालिसिस किया था। इनकी जो कुछ पुस्तकें, इसमें आप कम से कम ये 2 पुस्तकें बस ध्यान रख लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट ईयर भी आप देखना मेंस में व्यक्तित्व का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें एम.एस. स्वामीनाथन और एम. विश्वेश्वरैया के क्वेश्चन थे वो। तो वो ध्यान रखना कि ये हमें थोड़ा देखना चाहिए, व्यक्तित्व के बारे में भी क्वेश्चन आते रहते हैं यूपीएससी में और पीटी में भी पूछते हैं। तो इसकी 2 पुस्तकें दोनों ही नेशनल इनकम से संबंधित है। ये देखो नेशनल इनकम, ये रही नेशनल इनकम, तो ये राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक तरीके से आकलन, प्रोफेसर वी राव। और भी इसके बारे में कुछ देखते हैं। दादा भाई नौरोजी, जिनको भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। दोस्तों देखो, ये इन्होंने केवल आकलन किया था, वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने नहीं किया था, और 1876 में इन्होंने किया था। और इनकी जो 2 पुस्तकें वो एकदम आपको मस्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि विभिन्न राज्यों के एग्जाम में इनकी डायरेक्ट पूछ ली जाती है। यूपीएससी में संभावना कम है, लेकिन राज्यों के एग्जाम में पूछते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये सही, दोनों ही आप ध्यान रखना, ये ब्रिटिश काल में लिखी गई थी किताब है। अमर्त्य सेन भारत के अर्थशास्त्री और फिलोसोफर दोनों थे। इनका योगदान है वो ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी और कैपेबिलिटी अप्रोच में है। इसके बाद देखते पीसी महालनोबिस, ये सांख्यिकीविद थे। दोस्तों ध्यान रखना, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें इनका योगदान, उन्होंने मसौदा क्रिएट किया था जिसमें कहा गया था कि आपको औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। देखते आगे। राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र के संबंध में हमें सही कथन की पहचान करनी है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, NIMZ। दोस्तों वो सेज जो है वो थोड़ा अलग है, इससे वो अलग है, और ये NIMZ अलग है। तो सेज से आप इसको कंपेयर मत करना, वो एकदम डिफरेंट है। इसके बारे में देखते हैं सही कथन कौन सा है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के तहत की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये सही है। और जो सेज था वो 2005 एक्ट के तहत बना था, तो वो अलग है। एक ऐसे समेकित औद्योगिक टाउनशिप के रूप में परिकल्पित किया गया जहाँ विश्व स्तरीय, ठीक है, ये भी ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो गतिविधियां उसको बढ़ावा देना, औद्योगिक टाउनशिप के रूप में परिकल्पना, ये सही है। DPIIT, पहले इसको DIPP बोलते थे, इनके लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। दोस्तों ये भी ठीक है। अब सत्य कथन हमें देखना है, तो सत्य तो तीनों हो गए, तो इसमें हो जाएगा D। देखते हैं नेक्स्ट, इसका बारे में कुछ जानकारी। NIMZ, इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के तहत। दोस्तों सेज है वो 2005 के तहत बना था, वो लगे। समेकित औद्योगिक टाउनशिप, यानी समेकित का मतलब है कि यहाँ पे जो उद्योग से संबंधित जो भी गतिविधियां वो सारी यहाँ पे होगी, और जो विश्व स्तर की विनिर्माण गतिविधियां उसको बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे आधुनिक अवसंरचना, कौशल विकास, स्वच्छ और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी, ये सब के सब कार्य यहाँ पे एक साथ होंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं समेकित। और जो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति उसका लक्ष्य देखते हैं, उसका जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% करना। तो यह ध्यान रखना, आप कहीं पर भी इसको मेंशन कर सकते हो, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011, जिसके तहत 25% की हमें जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ानी है, और साथ में 100 मिलियन का रोजगार का सृजन भी करना है। और अब तक भारत सरकार के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, कि अब तक 16 की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन अभी तक टोटल 3 है जिसको अंतिम स्वीकृति मिली है। वो कौन कौन से 3 है? प्रकाशम आंध्र प्रदेश में, संगारेड्डी तेलंगाना में, और कलिंगनगर ओडिशा में। ये तीनों जो भारत के पूर्वी साइड है उसी साइड है। ये देखो पूर्व में यहाँ पे आ जाएगा आपका ओडिशा, जहाँ पे कलिंगनगर है, फिर आंध्र प्रदेश, और उसके साथ ही यहाँ पर तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखना। ये देखो सेज से ये अलग है, उसकी स्थापना हुई थी 2005 में, तो इससे आप इसको साथ मत मानना। देखते हैं नेक्स्ट MCQ। ये CRR के बारे में पूछा गया, CRR कैश रिजर्व रेशियो। इसके हमें देखना कौन सा कथन इसके बारे में सही व्याख्या करता है। देखते हैं, बैंकों के पास उपलब्ध कैश का वह हिस्सा जो RBI से धन उधार लेता है। ये दोस्तों गलत है, ये तो वो हिस्सा होता है जो रेपो रेट पर लिया जाता है बैंकों के द्वारा। दूसरा देखते हैं, बैंकों के पास उपलब्ध नकदी का वह हिस्सा जो वो प्रतिभूतियों तथा बॉन्ड की बातें विभिन्न उपकरणों के रूप में अपने पास रखता है। दोस्तों ये तो SLR की बात की जा रही है यहाँ पे, ये गलत है। ये क्या है वो आगे हम देखते हैं। बैंकों के पास उपलब्ध नकदी का वह हिस्सा जो RBI के पास नकदी के रूप में रखना आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, ये सही है। अब इसमें ये देखना, C और D जो ऑप्शन है ना, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। D में ये है कि बैंक अपने पास रखते हैं और RBI इसमें अपने पास रखती है, जबकि सही है कि RBI अपने पास इसको रखती है। ठीक है, तो D मत करना आप। ये कैश रिजर्व रेशियो RBI के पास बैंकों को रखना पड़ता है। देखते हैं आगे। दोस्तों ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति के कुछ उपकरण होते हैं। मौद्रिक नीति क्या होती है? एक होती है राजकोषीय नीति, एक होती है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति RBI के द्वारा संचालित की जाती है, यानी कितना मुद्रा की जो सप्लाई होती है वो किस तरह से बाजार में आनी चाहिए और कितनी मुद्रा बाजार में रहनी चाहिए। तो ये क्यों की जाती है? क्योंकि हमें मुद्रास्फीति कंट्रोल करनी है, यानी अगर हम इसको साधारण भाषा में समझे तो हमें महंगाई कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति की ओर देखना होगा। RBI ये देखती है कि इस अर्थव्यवस्था में ज्यादा महंगाई ना हो,
तो टारगेट है 4 ± 2 का, तो उसको फॉलो करती है, यानी 2 से 6 के बीच इन्फ्लेशन बनी रहनी चाहिए। तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के कुछ आरबीआई के पास में उपकरण है, देखते हो कौन कौन से। दोस्तों पहला तो है गुणात्मक यानी क्वांटिटेटिव, और दूसरा क्वालिटेटिव मात्रात्मक। तो देखते ही है क्या, सबसे पहला बैंक रेट। दोस्तों ये बैंक रेट वह रेट होती है जिसमें बैंकों को और आरबीआई धन उधार देती है। वाणिज्यिक बैंकों को अगर इमरजेंसी में पैसा अगर नीड होती है तो आरबीआई के द्वारा दिया जाता है, और अगर बैंकों के पास में अगर पैसे की जरूरत नहीं होती तो आरबीआई से उधार नहीं लेगा। देखते हैं रेपो रेट। रेपो रेट तो दोस्तों पता ही, आप एज यू नो हमेशा पढ़ते रहते हो, आरबीआई के द्वारा जिस दर पर बैंकों को अल्पकालीन लोन दिए जाते हैं, यानी अल्पकाल में ये बैंक रेट तो रहता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, अल्पकाल भी हो सकता है, लेकिन रेपो रेट होती है वो अल्पकाल में बैंकों को उधार दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। और रिवर्स रेपो रेट, ये बैंकों को जब आरबीआई बैंकों से पैसा लेती है तो फिर आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट पे करती है, तो वह रिवर्स रेपो रेट हो गई। और सीआरआर अभी हमने चर्चा की थी, आरबीआई के पास में बैंकों को कुछ हिस्सा रखना पड़ता है अपने कैश का। और एसएलआर दोस्तों वो होती है जिसे बैंक अपने पास रखते हैं, चाहे वो नकदी के रूप में रखो या फिर प्रतिभूतियों की। प्रतिभूति मतलब बॉन्ड हो गए, ऋण पत्र हो गए, डिबेंचर हो गए, ये सब प्रतिभूतियों में आते हैं, यानी तरल रूप में रखना हमें, चाहे कैश ना हो तो भी चलेगा। और ओपन मार्केट ऑपरेशन ये वो होते हैं जिसमें आरबीआई अपनी प्रतिभूतियों को बेच करके पैसा वापस मार्केट से निकाल भी सकती है, और या फिर अपनी प्रतिभूतियों को खरीदकर पैसा वापस मार्केट में डाल भी सकती है। यानी अगर इन्फ्लेशन का दौर है जिसमें कि हमने देखा था कि मुद्रा मार्केट में ज्यादा आ जाती है, तो अगर आरबीआई वापस है, तो ये सभी गुणात्मक है। अब देखते कुछ, ये सॉरी वो सभी मात्रात्मक थे, और अब देखते हैं कुछ गुणात्मक उपकरण। इसमें क्रेडिट राशनिंग, यानी क्रेडिट राशनिंग होता है जिसमें आरबीआई ये गाइडलाइन करती है बैंकों को कि आप ये क्रेडिट, इतना क्रेडिट दो आप, यानी इतना लोन दो, और किसको देना आपको वो तय करती है, तो और कितने इंटरेस्ट में देना वो तय करती है। तो ध्यान रखना, इसे बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। मोरल सुएशन, यानी आरबीआई के द्वारा ये बैंकों को एक नैतिक प्रार्थना मान लो, जिसे वो अनुनय विनय किया जाता है कि आप है ना ज्यादा लोन मत दो, मार्केट में आवश्यकता नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट एक्शन, अगर ये दोनों ही प्लान आरबीआई के फेल हो जाते हैं तो आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेकर के बैंक को बंद करने की ताकत भी रखती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज ये पढ़ लिया कंप्लीट एकदम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखते हैं नेक्स्ट, यह है भुगतान प्रणालियों के संबंध में विजन 2021 दस्तावेज किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आरबीआई हो जाएगा। ये क्या थोड़ा बहुत देखना था, जनरली जो ये भुगतान प्रणालियों के संबंध में जो पेमेंट सिस्टम है वो आरबीआई वैसे भी कंट्रोल करती है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, वैसे आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इसका लक्ष्य है उच्च डिजिटल और कम नकदी समाज। डिजिटल है हमें वो ज़्यादा करना है, और नकदी जो है मार्केट में या समाज में वो कम करनी है। तो ये आप चाहो तो कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हो। और ये एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि एक 2007 का एक्ट है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, उसके तहत आरबीआई को कुछ ताकत मिली हुई है और उसका वो यूज करती है या उसके द्वारा कार्य करती है। तो इसी के तहत उन्होंने मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया, यूपीआई क्यूआर कोड के लिए कार्य किया, एनईएफटी आईएमपीएस के लिए कार्य किया, और कागज आधारित जो लिखते हैं उनको निरंतर कम कर रही है, यानी कागज की बजाय हमें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देखते हैं अंतिम हमारा आज का क्वेश्चन, यह है वेज एंड मीन्स एडवांसेज। दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कहूंगा कि कुछ इकोनॉमी में इंग्लिश के शब्द हैं, उनको आप ध्यान रखो, जैसे अर्थोपाई अग्रिम, इसके बजाय आप डायरेक्ट याद रखो WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेज। तो इसमें देखते हैं कि इसके संबंध में सही व्याख्या क्या करता है। आरबीआई के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तो सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार में विक्रय करना। दोस्तों गलत है ये, ऐसा कुछ नहीं, ये हमने पहले देख के आए थे कि ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसका इससे कोई लिंक नहीं। वो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसकी बात कर रहा है ये। दूसरा देखते हैं, आरबीआई के द्वारा विदेशी विनिमय के संकट के दौरान विनिमय दरों को नियंत्रित करना। नहीं दोस्तों ये भी गलत है, विनिमय दरों को नियंत्रित करने के लिए उसका अलग से एक मौद्रिक प्रबंधन का कार्य होता है, वो ये नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों को राजस्व प्राप्ति और भुगतान में अस्थायी असंतुलन के दौरान आरबीआई के द्वारा दी गई सहायता। हाँ दोस्तों ये ठीक है, इसके दौरान केंद्र और राज्य सरकारों को राजस्व की कई बार क्या होता है कि प्राप्ति कम होती है और भुगतान ज्यादा हो जाता है, तो उन्हें एक तरह से आरबीआई धन उधार देती है, तो उस समय वेज एंड मीन्स एडवांसेज का सहारा लिया जाता है। अब इसमें देखते हैं डी ऑप्शन है, केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण हेतु वाणिज्यिक बैंकों के खिलाफ की गई प्रत्यक्ष कार्रवाई। ये तो दोस्तों वो है जब हमने देखा था उसमें, ये तो गुणात्मक एक उपकरण है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट का, तो ये गलत हो गया। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी। यह व्यवस्था 1997 में शुरू की गई थी। जब भी अगर केंद्र और राज्य सरकारों में असंतुलन की स्थिति हो जाती है कि प्राप्ति तो कम हो गई और खर्चा अधिक हो गया, तो आरबीआई वो अंतिम एक ऋणदाता के रूप में ये कार्य करता है, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट ली जाती है आरबीआई के द्वारा वो ली जाती है रेपो दर के बराबर। तो दोस्तों आज के एमसीक्यू हम यही समाप्त करते हैं, और थैंक यू सो मच।